इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। अब जो सेकंड सेक्शन है इसमें आपको सबसे पहले तो वही उसी तरीके से इक्वेशन है क्या, सेकेंडली फिर आपको कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा डिफरेंशियल को इंटीग्रल में, फ्रेडोल टाइप की कब बनेगी। जैसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम तो वोल्टेरा में कन्वर्ट हुई थी, यहाँ पे हम सीखेंगे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कन्वर्ट होएगी फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन में, ठीक है। और सॉल्यूशन निकालने के यहाँ पे भी कुछ मेथड तो कॉमन ही है, जैसे वहां पे हमने रिजॉल्वेंट कर्नल वाला मेथड पढ़ा था, सेम मेथड यहाँ पे भी है, ठीक है। वहां पे आपने सेपरेबल वाला नहीं पढ़ा था, वो यहाँ पे एक आप न्यू पढ़ोगे, सेपरेबल कर्नल और सिमेट्रिक कर्नल, ये दो टॉपिक नए आने वाले हैं बिल्कुल ही। तो इस चैप्टर में एक्चुअली में रहने के वाला आपके पास कुछ इस तरीके की इक्वेशन होगी। देखो इक्वेशन सेम ही है, बस फर्क इतना है यहाँ पे a to b लिमिट आ गई, वहां थी a to x, ठीक है। थोड़ा सा याद रखने का तरीका ही बता देती हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे b लेना है, कहाँ पे x लेना है, कहाँ पे दोनों कांस्टेंट रखने हैं और कहाँ पे एक वेरिएबल रखना है। तो आपने वहां पे नाम पढ़ा था वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा में क्या होता था, v से वोल्टेरा, v से वेरिएबल, वोल्टेरा वेरिएबल, तो वेरिएबल वहां लेना है जहां वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इसी से क्लियर हो जाएगा आपको। सेम वैसे ही केसेस आप बनाओगे। अगर मैंने hx को 0 ले लिया, hx 0 लेते ही ये खत्म, सिर्फ एक u बचेगा, कुछ इस तरह की इक्वेशन बच जाएगी, दैट इज फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आप इसमें hx को 1 कर दो, इसी के अंदर ही hx को 1 किया, तो अब u और u दोनों बचे हुए, तो इक्वेशन हो जाएगी सेकंड काइंड की। और इसमें अगर आप fx को 0 कर दोगे, ठीक है ना, तो वो बन जाएगी होमोजीनियस। तो होमोजीनियस वाली यहाँ लिखी नहीं हुई, लेकिन सेम ही केस है जैसे हमने पहले पढ़ा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है आपके पास। देखो अब आपको कन्वर्ट करते हैं, लेबनिज रूल ऑलरेडी पता है, एन इंटीग्रल को सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, जो हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। तो वही यहाँ पे भी बीच में यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको जनरली आना ही चाहिए, लेबनिज रूल और मल्टीपल इंटीग्रल को सिंगल में कन्वर्ट करने वाला जो फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम आपको अब की बार बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दे रखी होगी, उसको आपको फ्रेडोल में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। देखो ऑब्वियसली बाउंड्री इसलिए होगी क्योंकि दोनों तरफ से अब आप फिक्स दो वैल्यूज लेना चाह रहे हैं, 0 और 1। जो लिमिट है वो 0 से 1 तक जाएंगी, यहाँ पे पता चल रहा है हमें। y डबल डैश प्लस xy इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन दे दी आपके पास। सॉल्व करने का वही तरीका है, या फिर आप इसको 5x कंसीडर करो जैसे हम पहले कर रहे थे, नहीं तो एक मैंने आपको दूसरा मेथड भी बताया था, तो यहाँ पे वो अनदर मेथड ही चल रहा है। y डबल डैश को एक साइड रखो, बाकी दूसरी साइड ले जाओ, 1 माइनस xy, इंटीग्रेट कर दो ओवर लोअर लिमिट क्या है 0, अपर x पे ही इंटीग्रेट करो, अभी भी लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज होएगा, अभी के लिए वही सेम ही इंटीग्रेशन चल रहा है 0 to x। तो 0 to x इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेट किया हमने तो y डैश x आ गया, डबल से सिंगल हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें 0 to x पे तो क्या बनेगा इंटीग्रेशन। अगर आप ध्यान से देखो, आपको 0 to x पे इंटीग्रेट करना है, अंदर जो x है वो डमी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा xi, y ऑफ फंक्शन x का होता है वो भी y xi हो जाएगा और dxi ऐसे बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, प्लस में सम कांस्टेंट, क्योंकि आपने यहाँ पे लिमिट नहीं ली। अगर आप यहाँ पे लिमिट ले लेते तो कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे लिमिट ले लेते 0 to x तो ये कांस्टेंट नहीं आता, तब क्या हो जाता y डैश x माइनस y डैश 0, ऐसे हो जाता है ना, y डैश x माइनस y डैश 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू x माइनस 0 to x xi y xi dxi, तभी ये होता। तो उस सिचुएशन में क्या, अब हमें y डैश 0 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, अब इनिशियल पॉइंट पे दोनों वैल्यू थोड़ी ना है, तो हम इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट y डैश 0 इज इक्वल टू c1, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हमने लेट कर ली c1, तो ये c1 लेट करते ही इस साइड जाके प्लस c1 ही बन जाता, आप सेम सिचुएशन पे ही पहुंच जाते जहां आप पहुंचे हुए। बात क्लियर है ये वाली? चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस c1 जो आया हुआ है वो भी ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये क्यों लिखा है हमने। अब इसके अंदर इंटीग्रेट आपने एक बार तो कर दिया, बट अभी भी डेरिवेटिव है, तो दोबारा इंटीग्रेट करो 0 to x, कर दो yx, ठीक है, एक बार एक डेरिवेटिव खत्म, x का x स्क्वायर बाय 2, 0 to x लिमिट पुट कर दी। यहाँ पे भी अगर आप पुट करते तो y ऑफ x माइनस y ऑफ 0 आता, y ऑफ 0 की वैल्यू है 0 ही है, तो चाहे आप यहीं पे y ऑफ 0 0 पुट कर दो या फिर अब बाद में पुट कर देना, बात एक ही है। अभी के लिए c2 लगा दो, अनदर कॉन्स्टेंट। इसका दोबारा से इंटीग्रेशन करोगे, अब देखो इसका दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे 0 to x, इसको नया नाम दे दो 0 to x1 जो पहले वाला था, अंदर xi y xi
dxi, यही आएगा। अब डबल इंटीग्रल को सिंगल में इसने कन्वर्ट कर दिया, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करते अंदर आता है x माइनस एक्स आई की पावर 1, वही कर दी, इनटू में सेम dxi प्लस इसका हो जाएगा c1x प्लस c2। तो इसने जो ये यहाँ पे स्टेप किया है, जो ये बुक कह रही है आपको, डबल को सिंगल में कन्वर्ट करके ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो आप बीच में ये वाला एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो। इसके बाद C1 और C2 यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको हम बाउंड्री वैल्यू की हेल्प से निकालेंगे। जो कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन, दो ही कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो y0 0 पुट करो, पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0, 0 टू 0 लिमिट 0 ही हो जाएगी, x भी 0 की वजह से 0, बचा C2, तो C2 आ गया इस साइड और इस साइड आ गया 0, इट मीन C2 की वैल्यू आ गई 0। अगले वाला पुट करो, ठीक है, C2 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये बचा अब आपके पास। अब अगला पुट करो, y1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0 पुट करना मतलब x को तो 1 रखो और y का आंसर आ जाएगा 0। एट x इज इक्वल टू 1 पे y का आंसर है 0, तो x को 1 रखा, y का आंसर हो गया 0, x को 1 रखा 1/2, x को 1 रखोगे 0 से 1, यहाँ पे भी x को 1 रखो 1 माइनस एक्साई, एक्साई y ऑफ एक्साई dxi प्लस c1, x को 1 पुट कर दिया। यहाँ से C1 का आंसर आ चुका है आपके पास, देखा जाए तो जो ये आपका C1 का आंसर आया है, इस आंसर को उठा के वापस उसी इक्वेशन में पुट करो, इस वाले में। तो यहाँ हमने C1 का आंसर पुट कर दिया, देखो ये आप देख सकते हो, हमने C1 का आंसर पुट कर दिया पूरा का पूरा, और उसको x से मल्टीप्लाई भी कराना है, तो x से मल्टीप्लाई हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बस थोड़ा सा काम करेंगे। देखो जो ये फॉर्म आई है, ये मुझे कुछ जर्नल सी फॉर्म नहीं दिख रही। जो जर्नल फॉर्म थी कुछ इस तरीके से थी, yx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा a टू b kx एक्साई y एक्साई d एक्साई, ये थी जर्नल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर 0 से 1 लिमिट आती तो वो तो जर्नल फॉर्म बन जाती। अभी लिमिट 0 टू x भी चल रही है, 0 टू 1 भी चल रही है, तो भी मिक्स से लिमिट चल रही है, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो इकट्ठा कर लो जो इकट्ठा आ रहा है, ये वाला और ये वाला इकट्ठा कर लो, दोनों नॉन होमोजीनियस पार्ट है। ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस इंटीग्रेशन को 2 में ब्रेक करेंगे। 0 है 1 है, उनके बीच में कहीं पे क्या आएगा, x आएगा। तो 0 से 1 के इंटीग्रेशन को हमने 0 से x में ब्रेक किया, फिर x से 1 पे, तो 0 से x से 1, ठीक है। आगे अगर हम देखें, ये बाकी एज इट इज रखे हमने सेम टू सेम। अब अगर हम देखें ये भी 0 टू x है, ये भी 0 टू x है, तो मैं एक सिंगल इंटीग्रेशन बना के जो कॉमन आ रहा है उनको इकट्ठा कर सकती हूँ। इकट्ठा कर लो, यहाँ से आ गया एक्साई x माइनस एक्साई स्क्वायर, तो ये देखो ये रहा एक्साई स्क्वायर माइनस एक्साई x, इधर से आया एक्साई माइनस एक्साई स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू में x भी, तो x माइनस x एक्साई। तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों में कॉमन था y ऑफ एक्साई, वो बाहर ही रखा है हमने, 0 टू x वो लिमिट हो गई dxi, और ये वाला एज इट इज, ठीक है। तो कंबाइन कर दिया हमने 0 टू x लिमिट वाला। अब इधर से हम देखें तो आप इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो x से x तो कैंसिल हो गया, एक्साई कॉमन आया 1 माइनस एक्स और एक्साई, तो बेसिकली अब आप यहाँ पे पहुंच चुके हो। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, इस स्टेटमेंट से हम इस स्टेटमेंट पे कैसे पहुंचे। मैंने लिखा इसको f ऑफ x वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, इस पूरे को कंबाइन कर दिया हमने 0 टू 1 में, दोनों में एक्साई तो आया ही हुआ है, तो एक्साई को तो एक्साई रखा, बाकी जो बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, एक ये बचा हुआ है, इन दोनों को हमने नाम दे दिया kx एक्साई का, जहां पे k एक्साई की वैल्यू क्या है, या तो ये वाली वैल्यू है या फिर ये वाली वैल्यू है। कब कब वैल्यू वो भी ध्यान से देख लो। ये वाली वैल्यू इसने कब लिखी है, जब आपका एक्साई 0 टू x के बीच में, बिल्कुल, क्यों, देखो ये एक्साई की लिमिट ही तो चल रही है 0 टू x, एक्साई की लिमिट, तो जब एक्साई 0 टू x है तब कर्नल की वैल्यू ये वाली रखनी है आपने, और जब एक्साई आपका x से 1 के बीच में, x से 1 के बीच में, तो वैल्यू कौन सी रखनी है, ये वाली 1 माइनस एक्साई x। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, जहां पे kx एक्साई की वैल्यू आपने अलग से लिखी है, fx की वैल्यू अलग से लिखी है। इज इट क्लियर?
यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मैम। ये तो हो गया तरीका एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने का। अगर आप इसको ऊपर भी छोड़ देते वो भी आपका कन्वर्ट तो हो ही गया था इंटीग्रल इक्वेशन में, बट आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हो तो एक अच्छी बात है क्योंकि आपको अब फॉर्म पता है। तो सेम तरीके से वाला एग्जाम्पल है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, आप सेल्फ ट्राई करना, इसको करा हुआ इसके अंदर हो जाएगा। इस पे चलते हैं। इस वाले में उल्टा काम करना है। अब इंटेग्रल इक्वेशन दे रखी है और आपको इसको कन्वर्ट करना है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, ठीक है, इस वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना। तो इंटेग्रल से अगर मुझे चेंज करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अभी तक हम कर रहे थे इंटीग्रेट, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है। तो पहले तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से बाहर निकालो, पहले तो इनकी वैल्यूज पुट करो जो जो दे रखी है। तो हमारे पास क्या क्या है, 0 से 1 पे था तो k की वैल्यू पुट करते हैं। k की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे ब्रेक करना पड़ेगा यहां से। तो हम ब्रेक कैसे करते हैं, 0 to x, x to 1, ये तो हमने पीछे देख ही लिया था कि 0 से 1 है तो बीच में कहीं x लेके हम ब्रेक करेंगे। तो ये ब्रेक हो गया 0 to x kx t ut dt, x to 1 kx t ut dt। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम कौन से वाला कर्नल पुट करें। तो ये बहुत ध्यान से देखना। देखो t की लिमिट ली है हमने 0 to x, तो t की लिमिट जब मैं 0 to x ले रही हूं, ये वाला t की लिमिट 0 to x, और 0 से 1 के बीच में तो प्रॉपर लाई करता ही करता है कोई भी चीज, क्योंकि 0 to 1 तो बिल्कुल बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो यहां से आप उस वाले को ढूंढो, इनमें से कोई चीज है प्रॉपर वे में। t लेस देन इक्वल टू x कहां पे है, इस वाले में। तो पहले वाले में पुट ये वाला होगा, पहले वाले में पुट ये वाला कर्नल होगा। और दूसरे वाले को अगर मैं देखूं तो दूसरे वाले में t की वैल्यू x से 1 तक लाई कर रही है। x लोअर लिमिट है, 1 अपर लिमिट है, और 0 से तो हर चीज बड़ी होती है। तो ये ढूंढो अब x लेस देन t किसमें, इस वाले में। तो बाद वाले में ये वाला पुट हो रहा है x1 माइनस t। तो ये बहुत ध्यान से देखना है, इसमें बहुत बार गलती होती है। आधे लोग क्या करते हैं, इस वाले में तो ये वाला रख देंगे और ये वाला इधर, पहले वाले में पहले वाला, दूसरे वाले में दूसरे वाला। हालांकि यहाँ पे होता उल्टा है। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि रेंज क्या है, ठीक है। चलिए अब यहां से लैम्डा 0 to x t 1 माइनस एक्स यू टी डी टी आया। यहाँ पे लैम्डा इसके साथ भी ले जाओ, x to 1 x1 माइनस टी यू टी डी टी। बस ये अब आपकी फॉर्म खुल चुकी है, आपने पुट कर दिया। अब लगाओ लेबनीज रूल, डिफरेंशिएट करो। तो ये u था आपका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। इसका विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करोगे, अंदर वाले का पहले तो होगा विद रिस्पेक्ट टू x, अंदर वाले का करोगे तो x की टर्म यहीं पे तो माइनस आ जाएगा, माइनस टी यू टी डी टी। फिर अपर लिमिट पुट करोगे तो t की जगह पे x पुट करोगे तो यहाँ x 1 माइनस एक्स यू एक्स, और ये हो जाएगा 1, तो x 1 माइनस एक्स यू एक्स। लोअर लिमिट 0 है, कांस्टेंट है, छोड़ दो। इधर से अगर हम देखें इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लैम्डा अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू x बचेगा 1 माइनस टी यू टी डी टी। उसके बाद क्या करना है हमें, अपर लिमिट अगर पुट करूं तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ अपर वाली पुट करने की नीड नहीं है, सीधा लोअर वाली करो। और लोअर वाली पुट करने से पहले आता है माइनस साइन, माइनस x पुट करेंगे x 1 माइनस एक्स यू एक्स। क्लियर, ठीक है। अब यहां से कुछ टर्म कैंसिल होंगी इस स्टेप पे आगे, देखो ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई है, सिर्फ ये बची है आपके पास। अब जो बचा है उसको अगेन डिफरेंशिएट करो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता डबल डेरिवेटिव तक जाएगा ही जाएगा काम, जो प्रूव करना था वहां पे डबल डेरिवेटिव था। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अंदर वाले का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पूरी t की टर्म है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो पहली टर्म तो हो गई 0। फिर अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस एक्स यू एक्स 1, ठीक है। फिर यहां से अंदर वाले का करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो हो गया 0, खत्म। अपर लिमिट भी पुट नहीं कर सकते, कांस्टेंट है, सीधा लोअर वाली पुट होगी नेगेटिव साइन के साथ, लैम्डा 1 माइनस एक्स यू एक्स। तो फाइनली आपके पास आ चुका है। अगर आप देखो यहां से आया माइनस लैम्डा एक्स, यहां से आया माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा एक्स, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा यू एक्स ही बचा है। इसको इस साइड ले आओगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है जो आपको बनानी थी, यही रिक्वायर्ड थी। बाउंड्री पे वैल्यू और निकाल लो, बाउंड्री 0 और 1 थी आपकी इस क्वेश्चन में, तो ये 0 और 1 वाली वैल्यू तो आपकी डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगी। इसमें जब आप u को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करो, इसमें ये u x है, x को 0 पुट करते हैं अगर हम इसमें, जब आपने एक्सपेंड कर लिया है तो देखो क्या आ रहा है, 0 to 0 खत्म। यहां x को 0 पुट करोगे तो अंदर 0 बन गया, तो आंसर 0 ही आएगा 0 पे, ठीक है। जब 1 पुट करोगे तो क्या आ रहा है, 0 to 1, लेकिन यहाँ 1 माइनस 1 आ गया, ये 0 हो गया।
यहाँ 1 to 1 इसलिए 0 हो गया, तो वो भी 0 ही है। तो 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, वही हमने लिखा हुआ था और ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इंटेग्रल इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना, वही करना है आपको, इंटेग्रल को डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा अपने लिखने के वे को चेंज करना चाह रही हूँ। हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा है, अगर मैं बार बार लिखूं तो बार बार इंटीग्रेशन लिखना थोड़ा सा मतलब ऐसे लगता है कि क्या हम बार बार लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, हमने एक नया नाम दे दिया इस पूरे को, सिर्फ इतने को हमने एक नया नाम दे दिया KU से। KU जो भी वेरिएबल अंदर एक्साई है तो एक्साई या फिर एक्स लिख लो, आपकी मर्जी है। K फंक्शन ऑफ U ऐसे नाम दे दिया, K फंक्शन ऑफ U। ये K अलग है, ये छोटा K है, ये मान लो ये स्मॉल K है, और अंदर जो वो कर्नल वाला कैपिटल K है, ठीक है। तो ये K उस K से अलग है। किसको नाम दिया मैंने, इस पूरे को नाम दिया K X एक्साई U एक्साई D एक्साई, इस पूरे को ये नाम दे दिया हमने। अब जब भी हम आगे स्मॉल K लिखेंगे तो उसका मीनिंग यही होगा। स्मॉल K का मीनिंग क्या होगा, लिमिट लगेगी A to B, जो भी लिमिट होगी उस टाइम पे, कर्नल इनटू में जो भी अंदर फंक्शन है इनटू D एक्साई। इस तरीके से आगे हम नोटेशन यूज करेंगे। अगर मैं K स्क्वायर बोल रही हूँ तो उसका मीनिंग है कि 2 बार आपने K अप्लाई किया, मतलब डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। K X एक्साई U एक्साई D एक्साई 1 D एक्साई, कुछ इस तरीके से। K पे भी दोबारा K अप्लाई कर दिया, मतलब दोबारा एक तरीके से कर्नल वाला प्रोसेस चलेगा, और 2 कर्नल आएंगे अब की बार, एक बाहर एक अंदर, उस तरीके से, ठीक है। तो जैसे हम वहां पे क्या कर रहे थे, हम बार बार लिख रहे थे, जैसे लैम्डा क्यूब वाली टर्म भी आई थी, लैम्डा 4 वाली भी आई थी, लैम्डा 5 वाली भी आई थी, तो वहां पे 5 इंटीग्रल लिख रहे हैं, फिर n इंटीग्रल लिख रहे हैं। तो अब n इंटीग्रल लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप सीधा K स्क्वायर, K क्यूब, K3, K4, उसका मीनिंग समझ जाना कि हम इंटीग्रल ही बोल रहे हैं। जो इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहा वो फिर इंटीग्रेशन ही लिखो, वो भी ठीक है। तो एक नई हमने बस नोटेशन दे दी अपने काम को आसान करने के लिए। मैं बार बार इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, उसको आसान करने के लिए हमने छोटा सा एक नोटेशन दे दिया। तो अब ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म यही रिप्रेजेंट कर रही है, fx प्लस लैम्डा A to B KX एक्साई U एक्साई D एक्साई, ये यही शो कर रही है, इसकी जगह पे आपने ये लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, अगेन इस पे भी कुछ कंडीशन होनी चाहिए। जैसे अगर आप अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना चाह रहे हो, पहला मेथड वही है अप्रोक्सीमेशन या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड से अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाह रहे हो तो अगेन कब निकलेगा, सबसे पहले जो कर्नल है ये एक नॉन जीरो रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, सेम उसी तरीके से रेक्टेंगल पे डिफाइन, साथ साथ बाउंडेड लेस देन m होना चाहिए उस पूरी डोमेन में, ठीक है। और fx पे भी वही कंडीशन है, नॉन जीरो रियल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। साथ साथ लैम्डा पे इस बार कंडीशन और आ गई, लास्ट टाइम लैम्डा पे कोई कंडीशन नहीं थी, अब की बार हम लैम्डा पे भी कंडीशन लेके आए कि लैम्डा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। पर्पस है उसके पीछे, क्योंकि आगे सॉल्यूशन निकले यूनिफॉर्मली और कन्वर्जेंट, उसके लिए लैम्डा ये लेना पड़ा है हमें, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है इस इक्वेशन के लिए, तब हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन अगेन उसी तरीके से मिलेगा, एब्सोल्युटली एंड यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सच दैट दिस। यही हमने वहां पे बनाया था, यहाँ पे भी हमने वही सॉल्यूशन है, वहां पे A2x था, यहाँ पे A2b हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ का वे कुछ वैसा ही है, बस इस बार हम सिर्फ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड नहीं करेंगे, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो पहले हम 0th अप्रोक्सीमेशन चूज कर लेंगे म्यू नॉट, फिर उसकी हेल्प से क्या निकालेंगे, म्यू1 निकालेंगे। तो म्यू नॉट पुट करते क्या आ जाएगा, म्यू1 आ जाएगा, ऐसे म्यू n-1 पुट करते म्यू n आ जाएगा। तो ये बन गया k म्यू n-1, फिर अगेन इसमें म्यू n-1 वाली वैल्यू पुट करेंगे, fx प्लस लैम्डा k म्यू n-2, बैक सब्स्टिट्यूशन जैसे हम कल कर रहे थे, fx इसका अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वही एक्सपेंशन पे आप पहुंच गए जो हमने लास्ट टाइम करी थी लास्ट सेक्शन में, ठीक है। Rnx तक, अब Rnx की वैल्यू क्या है, लैम्डा n वाले तक हम गए हैं, kn म्यू नॉट x, मतलब n टाइम इंटीग्रेशन चल रहा है किस फंक्शन के लिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो आपने लिया था, 0th अप्रोक्सीमेशन म्यू नॉट के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो आप अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो सोल्यूशन की तरह ही ट्रीट होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा, दे रखा है आपको, कॉन्टिन्यूअस ही लिया है आपने, तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू म्यू भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन कर लो, पहले तो Rn को ओपन करो, लैम्डा n kn मतलब n टाइम इंटीग्रेशन चल रहा है
कुछ इस तरीके से ही आएगा, के एक्स टी के टी टी वन के टी एन माइनस वन टी एन माइनस वन म्यू नॉट अंदर वाला फंक्शन टी एन माइनस वन डी टी एन अप टू डी टी। अब ये सारे कर्नल तो लेस देन एम है, तो ये एम की पावर एन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ लैम्डा की पावर एन तो ऑलरेडी है। म्यू नॉट के लिए हमने म्यू ले लिया, तो भी लेस देन म्यू आ जाएगा। बचे सिर्फ इंटीग्रेशन। तो अगर आप एन इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे dt पे और सबके लिमिट a टू b है, तो आंसर क्या आएगा? पहले के लिए b माइनस ए, फिर दोबारा करोगे फिर b माइनस ए, फिर दोबारा करोगे b माइनस ए, तो b माइनस ए की पावर n हो जाएगी। सिंपल सी बात। वहां पे एक्चुअली में वेरिएबल था x, तो वेरिएबल का बार बार इंटीग्रेशन हो रहा था। वहां पे a टू x वेरिएबल था, तो x माइनस ए आते, फिर से जब आप दोबारा x के विद रिस्पेक्ट करते थे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाता था बाय में 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे फैक्टोरियल वाला काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, तो सिंपली कांस्टेंट की तरफ से वो बाहर चला जाएगा, फिर अगला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, फिर वो वाला सॉल्व होगा, फिर अगला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, फिर उतनी पावर दोबारा आ जाएगी। तो यहाँ पे b माइनस ए की पावर n आएगी, ठीक है। तो आपके इस कंबाइन करने पे ये आ गया पूरी होल पावर n। अभी होल पावर n 10 to 0 कब होगी? अगर मुझे इसको 10 to 0 करना है तो पक्का ये पूरा का पूरा लेस देन 1 होना चाहिए। जीपी टेस्ट तो यही कहता है, या फिर जीपी टेस्ट भी छोड़ो, हमने सिर्फ एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? लिमिट a की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 इफ मोड a लेस देन 1। ये पढ़ा हुआ हमने, क्योंकि जब तक ये 1 से छोटा नहीं होगा तब तक क्या होगा? देखो 1 से छोटा करोगे अगर आप 1/2 सपोज, तो ये नीचे आ जाएगा n, और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करते ही 1/∞ 0 ही जाएगा, तो इसको नीचे लाना पड़ेगा। नीचे कब आएगा? जब ये 1 से छोटा होगा, तो वही होगा मोड a लेस देन 1। तो अगर ये पूरा का पूरा लेस देन 1 हुआ तभी इसका आंसर 0 पे जाएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा लेस देन 1 है या नहीं है? ये अगर लेस देन 1 है मतलब मोड लैम्डा लेस देन 1/m b माइनस ए, और ये आपको गिवन था जो मोड लैम्डा लेस देन 1/m b माइनस ए है। तो ऑब्वियसली ये गिवन है आपको कि लेस देन 1 है, इसीलिए ये पूरा का पूरा 0 पे गया है। लिमिट nth टर्म को अगर आप इन्फिनिट तक लेके जाओगे तो 0 दे रहा है सम, इसलिए हम वेरीफाई कर पाए हैं कि इसको हम इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। और ये बाय mn टेस्ट, क्योंकि जिससे लेस हुई है उस पर जीपी टेस्ट लगाओ, ठीक है। ये लेस देन 1 है इसलिए कन्वर्जेंट हो गई, तो ये पूरी भी क्या हो जाएगी? कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो प्रूफ तो वही है सेम उसी तरीके से, बस लैम्डा पे और रिस्ट्रिक्शन लेनी पड़ी। और क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि इसकी वजह से, b माइनस ए की वजह से। अब यूनिकनेस सेम है बिल्कुल, इसमें मैं दोबारा कोई नया काम नहीं है, बिल्कुल सेम है, कर लेना। चल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द फर्स्ट 2 अप्रोक्सीमेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेडोल इंटीग्रल इक्वेशन। आपको इसके पहले 2 ही अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, एक तो म्यू नॉट से जो आपने ले लिया, और एक म्यू 1 निकाल दो और एक म्यू 2, क्योंकि ये तो आप खुद ही ले रहे हो, तो ये वाले 2 निकाल दो, म्यू 1 और म्यू 2। तो म्यू नॉट मैंने कहा था आपकी मर्जी है, चाहे आप 0 लो चाहे 1 लो, जो आपका मन करे आप वो लो। इन्होंने 1 लिया है तो हम 1 से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने का वही तरीका, 0 to x x to 1, 0 to x x to 1। किस में कौन सा रखना है? ये वाला रखेंगे, पहले वाले में xi, ठीक है। यहाँ पे xi आ गया, ये रहा, दूसरे वाले में आ गया x, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है हमें? सिर्फ इसका इंटीग्रेशन ही तो करना है विद रिस्पेक्ट टू xi। तो xi स्क्वायर बाय 2 आएगा, और अपर लिमिट पुट हो जाएगी, लोअर लिमिट तो 0 ही है। ऐसे ही यहाँ पे पुट करोगे इंटीग्रेशन करके, यहाँ पे कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा x, तो 1 का इंटीग्रेशन xi, और xi पे लिमिट x to 1, तो ये आ गया x1 माइनस x, वही लिखा हुआ। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल चुका है। अब फर्स्ट की हेल्प से सेकंड निकाल दो, पुट कर दो इसमें सेकंड वाला, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ म्यू नॉट को 1 रखा था, अब जो आया है म्यू 1 की वैल्यू वो रखनी है आपको, म्यू 1 xi, ये म्यू 1 x आया, तो म्यू 1 xi पुट करो, 1 प्लस xi माइनस xi स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये आप कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल और भी आसान है। वहां पे रिजॉल्वेंट कर्नल निकालते हुए आपको एक महाभारत लग रही थी कि जब हम के n+1 xi निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे? xi टू x लिमिट लेके चले थे। के एक्स टी तो चलो पहला ही कर्नल था, लेकिन यहाँ पे के एन टी xi लेके यहाँ आप dt लिखते थे। मतलब ये दोनों तो सेम रहे जो बाहर है, अंदर एक नया वेरिएबल आया जिसके हमने विद रिस्पेक्ट t का इंटीग्रेशन किया। यहाँ क्या होगा? ये सब तो सेम ही है, बस लिमिट a टू b ही चलेगी फिक्स, a टू b। यहाँ पे कोई लिमिट का पंगा नहीं है, xi टू x, a टू b ही लिमिट चलेगी। तो सारे कर्नल वैसे ही निकलेंगे, बस लिमिट जो है यहाँ पे फिक्स हो गई a टू b। उसी तरीके से रिजॉल्वेंट कर्नल डिफाइन किया बिल्कुल सेम टू सेम, k1 प्लस लैम्डा k2 प्लस लैम्डा स्क्वायर k3 अप टू सो ऑन। सेम है रिजॉल्वेंट कर्नल निकालने का तरीका, बस a टू b लिमिट हो जाएगी, ये ध्यान रखना।
बिल्कुल सेम है। तो न्यूमन सीरीज अभी भी उसी को कह रहे हैं हम, रिजॉल्वेंट कर्नल वही है। तो पहला क्वेश्चन हम वही करके देख रहे हैं, रिजॉल्वेंट कर्नल निकालो इस कर्नल के लिए पहले तो, ठीक है, और फिर इसका सोल्यूशन निकालो इस इंटीग्रल इक्वेशन का, हो जाएगा। कैसे करेंगे, ये तो दे रखा है कर्नल, पहला कर्नल हमें पता है इसी के इक्वल होगा 1 - 3x xi के। दूसरा कर्नल निकालना है तो इसमें पुट करो n को 1, जैसे n को 1 पुट किया तो k2, यहाँ a टू बी कितने, अब 0 to 1 लिमिट दे रखी इसने, 0 to 1, यहाँ पे भी दे रखा है इंटीग्रल 0 to 1, तो 0 to 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन फिक्स वाला। इसकी वैल्यू है ही हमारे पास 1 - 3xt आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम xt ले रहे, x xi नहीं ले रहे। फिर k1 भी सेम ही है, उसमें t xi पुट करना, तो यहाँ t और यहाँ xi, ठीक है। अब बस इसको t के विद रिस्पेक्ट आपको करना है, बाकी वो कॉन्सेंट्रेट करो, t के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके 0 से 1 लिमिट पुट हो जाएगी और ये आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलर वे से k3 निकालने के लिए यहाँ k2 रखेंगे अब हम t से xi में, उसको सॉल्व करेंगे। देखो अब एक पैटर्न ऑब्जर्व हो जाना चाहिए आपको। अगर हम पैटर्न देखें तो जो ओड वाले नहीं है, इवन वालों में अगर आप देखो तो इवन वालों में कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, अंदर तो ये सेम ही आ रहा है, यहाँ पे ही वही था, ठीक है ना, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ 1/4 आ गया, यहाँ 1 था, एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान से देख लो, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 1/4 है। इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका 1 - 3x xi आया है सीधा, तो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो अलग अलग चल रहा है, तो अलग अलग पुट कर दिया। k1 भी वही था जो k3 आया है, k2 और k4 आपके ये वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन वाली टर्म्स को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे और इवन वाली टर्म्स को अलग से इकट्ठा करेंगे, ओड वाली को अलग से, इवन वाली को अलग से। तो जब हमने ओड वाली को इकट्ठा किया तो सब में यही आएगा, बस फर्क क्या आएगा, यहाँ लैम्डा स्क्वायर, अगले में लैम्डा की 6, अगले में लैम्डा की 8, ऐसे बढ़ेगा। और इसका भी फर्क आया, यहाँ 1/4 आया, उसमें आया था 1, तो इसी तरीके से चलो यहाँ 4, ठीक है ना, जैसे हमने कंबाइन किया, इसको कंबाइन किया तो भी लैम्डा क्यूब बाय 4 है, ठीक है। बट इसमें क्या करूं मैं, लैम्डा को कॉमन ले लूं, लैम्डा कॉमन भी तो ले सकते हैं हम, तो बचेगा 1 लैम्डा स्क्वायर बाय 4, तो सेम ही हो गया। तो एक तरीके से हम देखें तो ये अंदर वाला सेम ही आ जाएगा, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ इतना बच गया इनका सम। तो एक तरीके से हम यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। वैसे भी आप देखो इन्फिनाइट तक लेके जाओ, या फिर यही सीरीज है, ये तो बस फाइनाइट ही हो गया, ये तो ऐड हो जाएंगे दोनों। सीरीज तो इससे आ रही है ना आगे, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस अप टू सो ऑन, सीरीज तो यहाँ से आ रही है। तो इस सीरीज का सम कितना आएगा, ये एक जीपी बन रही है, और जीपी का टेस्ट से 1/1 - r ये हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 1 है, a/1 - r की वैल्यू है λ/2, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर बाय 4, सॉरी लैम्डा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इसकी एक और टर्म निकाल के देख लेना, जीपी ही है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं आपके पास ये आ गई पूरी की पूरी किसकी वैल्यू, कर्नल की। थोड़ा सा टिपिकल जरूर है, लेकिन अगर आप करोगे इजिली हो जाएगा। रिजॉल्वेंट कर्नल की वैल्यू आ गई है। अब सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन में क्या क्या चेंज करते हैं, इस कर्नल की जगह रिजॉल्वेंट कर्नल, यू की जगह पे एफ आ जाता है, ठीक है। तो बस इसके अंदर आपको यही करना है, ये रिजॉल्वेंट कर्नल है, कर्नल सिर्फ ये वाला था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल पुट करो, बस ये कर दिया हमने पूरा पुट। एफ आपको कितना गिवन है, 1 गिवन है क्वेश्चन में, देखो एफ गिवन है 1, तो यहाँ पे भी कितना पुट हो जाएगा, एफ वाला ही पुट होता है, 1 ही हो जाएगा पुट। यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, 1 इंटू डी एक्स आई। तो अब बस इसका डी एक्स आई के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करके और 0 to 1 लिमिट पुट हो जाएगी, दैट इज योर आंसर। तो तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बस लिमिट में फर्क है, ए टू बी लिमिट जाएगी। तो रिजॉल्वेंट कर्नल वाले क्वेश्चन भी आज आपको करके आने हैं, ठीक है। और सेपरेबल कर्नल का कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे कल।